ओके, थैंक यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे। कल भला हमने क्या पढ़ा था? दैट वाज अबाउट विच स्कूल ऑफ थॉट? जो हमने कल पढ़ा था, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किया था जी? डिस्टॉर्ट एंड ये फोकस किस चीज पे करते हैं जी? पियाजे की थ्योरी भी पढ़ी थी। ये फोकस किस चीज पे करते हैं एज अ होल, ठीक है, पार्ट्स के ऊपर नहीं। आज हम जिस स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दो इसके प्रोपगेटर्स हैं, इब्राहिम मास्लो एंड कार्ल रॉजर्स। ये दो लोग हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, एंड इट इज मोस्ट रिसेंट, ये लेटेस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड साइको एनालिसिस के बाद ये वाला स्कूल ऑफ थॉट आता है। साइको एनालिसिस को वैसे हम कल पढ़ रहे हैं, बाकी हमने पढ़ रही है। हाँ, तो इट वाज रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। और इसके अंदर जो बेसिकली बात की गई है वो ये की गई है कि जो बिहेवियर है वो असल में कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की स्टडी है। अब कॉन्शियसनेस जो है ना जी, जो कॉन्शियस है, हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा ज़मीर है, हाँ जी, उसकी स्टडी है। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा इनर फीलिंग जो है ना जी, उनकी स्टडी है। और ये ऑब्जर्वेबल जो है भी हो सकती है, नॉन ऑब्जर्वेबल भी हो सकती है। और ये बात ये करते हैं ये स्कूल ऑफ थॉट वाले कि असल में जो एक पर्सन बाहर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है ना, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, देख रहा है उसको, किसी के बिहेवियर को, वो उसको ठीक तरह से जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकता, उसको ठीक तरह से स्टडी नहीं कर सकता जब तक उसको उसकी इनर फीलिंग्स का ना पता हो। जब तक उसे वो इस चीज को अकाउंट में नहीं लेके आएगा कि व्हाट आर द रियल मोटिव्स एंड व्हाट आर द रियल फैक्टर्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्शन, जब तक वो उसकी इनर अंदर की जो उसकी फीलिंग्स है, इंटेंशंस हैं, उनको नहीं जान पाएगा। हम मजीद इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखें बड़ा यहाँ पर ये वाली एक जो पंच लाइन है, बिहेवियर इज नॉट ओनली द थिंग एक्टेड इन रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुला, कि बिहेवियर वो नहीं है कि अगर आपको बैरूनी कोई एनवायरमेंटल या आपको बाहर से कुछ जो है ना जी वो दी गई है, स्टिमुला दिया गया है जिसके आप में आप रिस्पॉन्ड करते हैं, बिहेवियर शो करते हैं, बल्कि बिहेवियर जो है ना वो इनर फीलिंग्स हैं आपकी, जिनकी वजह से आप बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो है ना, आप अंदर से फील करते हैं कि मुझे प्यास लगी, आप पानी पीते हैं। आप अंदर से फील करते हैं कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, आप रेस्ट करते हैं। तो ये जो बिहेवियर्स हैं ना जी, ये कहते हैं कि अंदर से ड्राइव्स होती हैं, इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए आप एक्शन करते हैं। ये मैस्लो ने अपनी एक थ्योरी भी पेश की है, हायरार्की ऑफ नीड्स की, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसी स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड है। इनकी मेजर अजम्पशन जो है ना जी ये है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट look at human behavior not only through the eyes of observer but through the eyes of person doing or behaving। जो बंदा बिहेव कर रहा है ना, ये उसको भी फोकस करते हैं, ये उसकी बात भी करते हैं, या उसकी आई से देखते हैं असल में कि उसके बिहेवियर की टेंशन्स क्या हैं, उसके बिहेवियर की वजह क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है जी, सिर्फ ऑब्जर्वर इस बात को तय नहीं करता। Humanistic psychologists believe that an individual's behavior is connected to his inner feeling and self-image. Fine, कि उसकी इनर फीलिंग के साथ वो कनेक्टेड है, वो सिर्फ एक्सटीरियर इन्वायरमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो इनर जो उसकी फीलिंग्स हैं और उसका जो सेल्फ इमेज है, जो वो अपने आप को रियलाइज कर रहा है, जो अपने आप को देख रहा है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। जो इंसान है वो बजाते तो खुद नेचुरली जो है ना, उसका जो इनर है वो गुड है। और जब वो दुनिया के एक्सपीरियंसेस के जरिए इस बिहेवियर को बेहतर बनाते हैं, इस जो उसका नेचर है गुड जो है उसको बेहतर बनाते हैं, तो वो असल में क्या करना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना चाहते हैं। अपने आप को समझ लेना जो है वो सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और मुख्तलिफ बिहेवियर जो है ना जी वो एग्जिबिट करते हैं इस दौरान में।
फोकस्ड ऑन कॉन्शियसनेस एमसीक्यूज के हवाले से ये चीज जरूर याद रखिएगा कि ये असल में कॉन्शियसनेस की स्टडी के ऊपर बात करते हैं, ये वाला स्कूल ऑफ थॉट। अनलाइक बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट ह्यूमंस आर नॉट सोल्ड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। ये सिर्फ अपने एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट नहीं है, जैसे कि बिहेवियर वाले जो है इस बात को कहते हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल है। रेदर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन मीनिंग्स, अंडरस्टैंडिंग्स, एक्सपीरियंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोइंग में, टीचिंग में और लर्निंग में। They emphasize the characteristics that are shared by all human beings such as love, grief, caring, self-worth। ये वो सारी की सारी आपकी जो हैं वो हैं फीलिंग्स हैं जिनको आप जो है ये वाला स्कूल ऑफ थॉट जो है यूनिवर्सल फीलिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर जो है ना जी वो स्टडी करता है, उनको सामने लेके आता है। एंड ये तीन चीजें जो है ना बहुत आपके जहन में रखने से रिलेटेड हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से जो है ना जी नोट कर लेना है, बड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग वाली। जैसे आपको पीपीटी एक कल वाले स्कूल ऑफ एनालिसिस के बाद जो साइको एनालिसिस का स्कूल है उसके बाद सेंड कर दी जाएंगी। एन इंडिविजुअल, ये लोग बिलीव करते हैं कि एन इंडिविजुअल बिहेवियर इज प्राइमरी डिटरमिन्ड बाय हिज परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड। फाइन। अब जो भी उसका एक्शन है असल में उसका एक्शन को जब हम तय करते हैं कि ये कैसा एक्शन है, तो हम सबसे पहले उसकी परसेप्शन को जानना चाहेंगे कि असल में वो दुनिया जिसके लिए वो ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है, उसके बारे में उसकी राय क्या है, वो उसके अंदर से मोटिव्स क्या हैं इस चीज को, इस फंक्शन को एग्जिबिट करने के, इस काम को एग्जिबिट करने के। इंडिविजुअल्स आर नॉट सोलली द प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। वही बात कि वो सिर्फ एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बल्कि वो ह्यूमन भी हैं। ह्यूमन की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, अपनी कुछ फीलिंग्स होती हैं, अपनी कुछ उसकी अपने आप के अंदर कुछ मोटिव्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसकी फ्री विल है कि वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरनली डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर ह्यूमन पोटेंशियल। कि इंटरनली हम ये नहीं है हमें कि हमें बाहर से कोई अगर जो है ना जी गर्मी पड़ेगी तो हमें प्यास लगेगी, हमें या हम जी सब्र उसी वक्त करेंगे जब हमें को बाहर से सिखाएगा कि आपने सब्र करना है। हमारे अंदर कुछ मैकेनिज्म ऐसा है कि हम इंसान हैं और हमारा कॉन्शियसनेस है, हमें अंदर से जो है ना एक डिजायर पैदा होती है, उस डिजायर को या जरूरत को करने के लिए, पूरा करने के लिए हम कुछ बिहेवियर करते हैं जो हमें अंदर वाली डिजायर हमें मोटिवेट करती है कि आप करें ऐसा। ये थी बेसिकली थोड़ा सा इसका पंच क्रक्स था जो इसका ऊपर अगर कुछ पूछा जा सकता है तो यही इसके प्रोपोगेंट्स जो हैं वो है अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। और बेसिकली ये जो जिस चीज के बारे में बात करता है वो यही है कि आप ह्यूमन सिर्फ एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट नहीं है, इनकी जब भी आपने इसके बिहेवियर को स्टडी करना है तो इसकी इनर फीलिंग्स को, इनर परसेप्शन को, इनर मोटिव्स को भी आपने डिस्कस करना है। एनी क्वेश्चन अबाउट इट नाउ? यस, फोकस ऑन फ्री विल, कि ये फ्री विल के ऊपर जो है ना वो बात करता है। जब नईम साहब कह रहे हैं एज अ होल का, यस एज अ होल से मुराद ये है कि जब आप बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो उसको पूरे इंसान के बिहेवियर के तौर पर स्टडी करेंगे, उसका एक हिस्सा नहीं स्टडी करेंगे। यानी कि उसने जी अपना दायां कदम आगे बढ़ाया है तो ये इसका बिहेवियर है, जो उसने रेजिस्टेंस शो किया उसका बिहेवियर है। हम उसको उसकी पूरी पर्सनैलिटी को के नुक्ता नजर से इस बिहेवियर को खास को स्टडी करेंगे, हम सिर्फ उसके एक एक्शन को यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे इस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। ये वाले कॉन्सेप्ट जो है ना ईगो एंड आईडी, असल में जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ना ये फिलॉसफी में भी अप्लाई होती है एंड साइकोलॉजी में भी अप्लाई होती है। इसी तरह ये कंस्ट्रक्शनलिज्म है जो जिस अप्रोच पे अभी हम अगला जो हमारी थ्योरी है जिसके ऊपर अभी हम वेक्टर्स्की की जिसके ऊपर हम बात करने जाएंगे वो भी कंस्ट्रक्शनलिज्म से रिलेटेड है।
تو یہ جو ہیومنسٹک اپروچ ہے جب ہم وہاں پہ ڈیل کریں گے، ابھی ہم نے اسکول آف تھاٹ کا جو پڑھا ہے نا، اس کی آگے 2-3 تھیریز بھی آنی ہے، جب ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو ہم ان ڈیٹیل ان چیزوں کو ادھر وہاں پر دیکھ لیں گے. فائن. تو ابھی کے لیے جو ہے یہ والی صرف آپ کے ذہن میں ہو کہ واٹ از ہیومنسٹک سائیکالوجی کی، اس کی اپروچ کیا ہے، اسکول آف تھاٹ کے اندر بیسکلی کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ ہو تاکہ ہم اس وقت جب وہ تھیریز پڑھیں تو ہم ان کو پھر ریلیٹ کر سکیں. یہی اس لیے میں آپ کو یہ ایک ایک کر کے ایک دن میں یہ چیز دے رہا ہوں. اینڈ ناؤ ہم اپنی آج کی سوشل کلچرل جو تھیری ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. ناؤ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے سوشل کلچرل تھیری بائی ویکٹسکی. آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں سلائیڈز؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں سوشل کلچرل تھیری کی. Let me 1 minute please. جی سوشل کلچر تھیری جو ہے یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جناب کل ہم نے جو تھیری پڑھی تھی تو وہ کس کی تھی بھلا؟ پیاجے کی. تو اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری کہتے ہیں. اس کی جو تھیری ہے یہ ہے جی رشین ویگوٹسکی کی. یہ والے صاحب جو ہیں یہ رشیا سے بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے اس کے ریئیکشن میں تھیری دی تھی پیاجے کے. ریئیکشن سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی ایرا کے ہیں، لیکن ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ یا ان دونوں کی جو پرسیپشن ہے ڈیولپمنٹ کے بارے میں، چائلڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، سائیکالوجسٹ ہیں آبویسلی دونوں، تو وہ ڈیفرنٹ ہے. اب ہم دیکھیں گے ان کے پوائنٹس آف ڈیفرنسز جو ہے نا جی کیا ہیں. تو جی موجودہ سائیکالوجسٹ جو ہے نا جی اس کو اس اسکول آف تھاٹ سے جو ہے نا یا اس اپروچ سے جو ہے نا وہ لنک کرتے ہیں کنسٹرکشنلزم سے. is an approach to teaching and learning based on premises that cognition is the result of mental constructionism. In other words, students learn by fitting the new information together with what they already know. یہ تھوڑا سا اس اپروچ کے بارے میں بتایا گیا ہے ان ویری سمپل ورڈز. اس میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جو ایک بندے کو پتہ ہے پہلے سے، یا اسٹوڈنٹ کی اگر ہم بات کریں جو اس کو پہلے سے پتہ ہے، اسی کی بنیاد پر وہ نئی انفارمیشن کو حاصل کرتا ہے اور اس میں فٹ کرتا ہے، اسی پہ اپنے نالج کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. اس کے اندر انوائرمنٹل فیکٹر اور اس کے سوشل انٹریکشنز کا جو ہے وہ بڑا رول ہوتا ہے، بڑا عمل دخل ہوتا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جی. اس کو کہتے ہیں جی مازے کہتے ہیں سائیکالوجی کا، اور ہی واز بورن ان 1896 سیم ایئر ایز پیاجے ان دا اسمال رشین ٹاؤن آف اورشا. مڈل کلاس جوئش فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور یہ
प्राइवेट बॉयज सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचा, फिर ये मॉस्को यूनिवर्सिटी में भी इसने तालीम हासिल की, फिर मॉस्को यूनिवर्सिटी से 1917 में इसने लॉ के अंदर ग्रेजुएट किया, और 270 साइंटिफिक आर्टिकल्स और बहुत सारे लेक्चर्स और 10 बुक्स जो है ना जो है वो मार्क्स थ्योरी पर लिखे हैं इनने, क्योंकि उस वक्त वो सोशल इनकलाब जो था वो रशिया के अंदर आ चुका था। He died on 10th June 1938 at the young age of 37 after a long battle with TB tuberculosis। तब ये नाकाबिले इलाज मर्ज होता था, तो ये अपनी जनाब सिर्फ 37 ईयर्स में फौत हो गए। इनके वर्क जो है वो ज्यादा देर पहले अननोन ही रहा, लेकिन वेस्ट में जब ये 1962 में पब्लिश होके गया तब इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हुई। अब हम जी डायरेक्टली इस पे आते हैं अपनी थ्योरी के ऊपर। हाँ जी, तो असल में यहाँ इस थ्योरी के अंदर बात ये की गई है कि जैसे वो प्याजे साहब कहते हैं कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे ही होती है कि 4 स्टेजेस होती हैं, इन स्टेजेस पर यूं यूं करके बच्चा जो है ना जी वो सीख लेता है। ये कहते हैं कि असल में स्टेजेस जो है ना वो कुछ नहीं है, असल में हमने ये देखना है कि बच्चे का जो ऑलरेडी नॉन पोटेंशियल है, जिसको वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जो उसके पास पहले से स्किल या नॉलेज है, उसको जानना है और उसके हाईएस्ट पोटेंशियल को जानना है। उस नॉलेज से लेकर उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक हमने पहुंचने में उसको मदद देनी है, और उस पोटेंशियल के अंदर जो मदद है वो असल में उसको वहां तक पहुंचाती है, ठीक है, उसकी हाईएस्ट उसके ऊपर पोटेंशियल के ऊपर। और इसके लिए जो मदद है उसकी कोई भी किस्म हो सकती है कि एक सीनियर पर्सन दूसरे को गाइड कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन के जरिए, माशरे के जरिए स्टूडेंट सीख रहा है, सोशल रिलेशंस के जरिए स्टूडेंट या जो है वो लर्नर सीख रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। Did not focus on the individual child but on the child as a product of social interaction। अब ये एक बच्चे को सिर्फ एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं लिया जाता इस थ्योरी की नुक्ते नजर से, बल्कि वो एक समाज का हिस्सा है। वो असल में जो बच्चा है जो वो ग्रूम कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए ग्रोथ कर रहा है कि वो लोगों के साथ मिलता जुलता है, मेल जोल के बाद में वो जो है वो अपनी स्किल्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी परसेप्शन को, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहा है। फोकस ऑन डायडिक इंटरेक्शंस, जैसे उसकी एग्जांपल उन्होंने दी है इस टर्म की, चाइल्ड बीइंग टॉट बाय अ पेरेंट हाउ टू परफॉर्म सम कल्चरली स्पेसिफिक एक्शन रेदर देन चाइल्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पर वो मिसाल देते हैं कि आप अगर बच्चा आपका जो है वो कल्चरली कोई एक्शन सीख रहा है, कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, तो असल में बात ये है कि वो ये एक्शन एक समाज के जरिए सीखकर, वो बच्चे अपने पेरेंट के जरिए सीखकर, वालिदैन के जरिए, पेयर के जरिए, दोस्त के जरिए, बड़े बहन भाई के जरिए सीखकर उसको परफॉर्म कर रहा है। तो ये उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है, उसकी कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रही है। असल में किस चीज की जरा से हो रही है, सोशल इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। यहाँ पर हम ये एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं कि लैंग्वेज, इस थ्योरी के अंदर लैंग्वेज का बहुत अमल दखल है कि लैंग्वेज जो है ना जी वो प्याजे तो कहते हैं ना कि जी लैंग्वेज जो है ना जी वो डेवलप होती है, तो ये कहते हैं असल में लैंग्वेज जो है ना वो ही उसकी डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बाकी फैकल्टीज को डेवलप करने में मदद देती है, वो एक टूल है। तो अब देखें बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो भी एक सोशल इंटरेक्शन के जरिए सीखता है, जैसे जैसे हम जिस जिस जुबान में उससे बात करते हैं, ही इज लर्निंग। नाउ ये एक लाइन है, पंच लाइन है, सोशल वर्ड मेडिएट्स चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मेडिएट्स का मतलब जो है कि वो आसान बनाता है, बीच में अंदर उसके काम करता है, हेल्प आउट करता है स्टूडेंट की, किसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। अब वो वाले उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो ताल्लुक कायम करना है सोशल कल्चरल थ्योरी का वो ये है कि असल में सोशल वर्ड जो है, सोशल वर्ड क्या है, हमारी सोसाइटी है, बड़े छोटे पेयर्स, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे रिलेशंस मिलकर हमारा सोशल इंटरेक्शन बनाते कायम करते हैं। तो इसके अंदर हमारे माशरे में जो भी पार्ट्स हैं वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मदद करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर्स एज अ चाइल्ड थिंकिंग इज मोल्डेड बाय सोसाइटी इन द फॉर्म्स ऑफ पेरेंट, टीचर एंड पेयर्स। ठीक है जी, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो कब होती है, जब स्टूडेंट की थिंकिंग जो है ना उसको वो मोल्ड होती है, उसके बहुत सारे फैक्टर है मोल्ड करने वाले, पेरेंट्स, टीचर, पेयर्स, जहां जहां उसका इंटरेक्शन है बच्चे का।
तो ये इससे यहाँ पर हमें ये एक टर्म दी है पीयर ट्यूटरिंग। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना हमें इसी थ्योरी की वजह से मिलता है कि ये पीयर ट्यूटरिंग भी हो सकती है, यानी कि जैसे हम मॉनिटर्स बना देते हैं कि जी आपने ग्रुप मॉनिटर हैं, आप क्लास मॉनिटर हैं, आपने इन 4 बच्चों से सुनना है, इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है। People thinking differs dramatically between cultures because different cultures stress different things। अब प्याजे साहब कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है जी, कि उसका अगर ये 2 साल के बच्चा जो है ना प्री ऑपरेशनल स्टेजेस लाहौर में कर रहा है तो वो कराची में वैसे कर रहा है, वो अब्रॉड भी वैसे ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये साहब कहते हैं कि असल में जो कल्चर्स है ना इनकी बुनियाद पर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थिंकिंग, आपकी परसेप्शन, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो डिफर करती है, क्योंकि कल्चर जो है वो एक जगह एक जैसे हर जगह नहीं होते। अब ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। ये जो बड़े बड़े जो है अल्फाज लाइंस लिखी, ये 5 लाइंस हैं। चिल्ड्रन कंसेप्ट देयर नॉलेज, ये उससे एग्री करता है कि स्टूडेंट जो है ना जी, ये लर्नर्स जो हैं वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद। ये नहीं होता कि वो एक बंदे से जो है ना नॉलेज उनके जहन में सीधा ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखते हैं, परसीव करते हैं और फिर अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज के ऊपर उसको के मुताबिक उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। लर्निंग इज मेडिएटेड। अब जो लर्निंग है जो है ना जी, वो कहते हैं कि ऑपरेशन, वो जो हम ऑपरेशंस के जरिए या एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि जो लर्निंग है ना ये सिखाई जाती है माहौल के जरिए, रिलेशंस के जरिए, सोशल इंटरेक्शंस के जरिए मेडिटेट की जाती है, ठीक है जी। लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। ये भी इस थ्योरी का बिलीव है कि लैंग्वेज जो है ना जी वो एक एंड नहीं है कि आप लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, जैसे आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है तो आप कहते हैं कि दूसरी स्टेज पर जाके ना जी मेरा बच्चा ये बोलना शुरू कर देगा, फलां बंदा ये बोलना शुरू कर देगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि लैंग्वेज खुद एक टूल है मेंटल डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो एक टूल है। The most significant social cultural tool is language, and it is used to teach tool use and is vital in the process of developing higher psychological functions। ठीक है जी, ये एंड नहीं है, लैंग्वेज खुद एक प्रोडक्ट नहीं है, खुद एक चीज का सीखना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सीखना है जिसके जरिए एक टूल बन जाता है वो, और हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ना वो होती है जी। अब ये वाली भी एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि जी लर्निंग जो है ना वो 2 दफा होती है। पहली दफा कब होती है? पहली दफा सोशल लेवल पर होती है। आप किसी को देखते हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप किसी से बोलते हैं, आप वहां पर सीखते हैं, और फिर जो वहां से सीखा है ना उसको आप इंडिविजुअली अप्लाई करके अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये है जी लर्निंग जो है ना वो ट्वाइस होती है। ये थ्योरी हमें वेगटॉस्की की जो है यही बात बताती है। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट। आप डेवलपमेंट को सोशल कॉन्टेक्स्ट से निकाल कर नहीं ले सकते, नहीं बात कर सकते, नहीं सोच सकते। उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर बात करें उसको भी आप नहीं ले सकते। वो अब बच्चे को हमने ये थ्योरी बच्चे को समाज का, सोशल इंटरेक्शन का एक प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो ले रही है। इसको थोड़ा सा मैं रीड आउट करता हूँ। द कॉन्टेक्स्ट नीडेड फॉर लर्निंग इज दैट वेयर द लर्नर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर and use the new tools. This means that learning environment must be authentic. That is, it must contain the types of people who would use these types of tools such as concepts, language, symbols in a natural way. I hope कि that would be fine। इसमें कोई सच मजीद क्लैरिफिकेशन वाली बात नहीं है। ये इसका कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। ये ZPD क्या है जी? कि डिफरेंस है। कहाँ का डिफरेंस है? कि जो एक स्टूडेंट खुद काम कर सकता है, एक उसकी एबिलिटी उसके पास है कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ कर रहा है, लेकिन वो किसी की हेल्प के बाद करना शुरू कर देगा। उन दोनों लेवल्स पर, जो खुद कर रहा है, अकेला कर रहा है, उस लेवल से लेकर जो वो किसी की मदद के जरिए करना शुरू कर देगा उस लेवल तक जो है सफर जो है दरमियान में, वो है जी आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आई होप कि दैट वुड हैव बीन क्लियर।
इसको हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये देखें, डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल नॉलेज। पोटेंशियल नॉलेज वो होगा जिसका आप तवक्को कर सकते हैं कि ये इस बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है, यहां तक ये आ सकता है, और ये एक्चुअल है। फॉर एग्जांपल यहां पर वो स्टैंड कर रहा है, आपने ये वाले हिस्से की सपोर्ट दी तो वो यहां तक पहुंच गया। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जीपीडी है। जब आपने ये जोन आपने उसको क्रॉस कर दिया, वो यहां तक पहुंच गया, तो अब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ये परफॉर्मेंस हो जाएगी, सॉरी, अब उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस ये हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी। अब आपने यहां से ऊपर अगर उसको जीपीडी देना है और यहां पर पहुंचाना है, तो आप मजीद जीपीडी देंगे तो वो यहां पर पहुंच जाएगा, और इस तरह उसकी डेवलपमेंट हमेशा होती रहेगी। ये एक एग्जांपल है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये मोमन है। हम कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल मोमन को हम देखते हैं, इसको ना गेम्स का शौक है। ओवर द years मोमन हैज डेवलप्ड स्किल्स एंड नॉलेज दैट इनेबल हिम टू प्ले अ वैरायटी ऑफ गेम्स। उसके पास ऐसा नॉलेज है, कई सालों से वो देख रहा है, खेल रहा है, तो वो कई खेलें खेल लेता है। फॉर ईच गेम ही इज एबल टू सक्सेसफुली स्ट्रेटेजाइज, सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। अब ये इसका जो यहाँ पर स्टैंडिंग लेवल है ना, वो ये है कि वो बहुत सारी गेमों के बारे में सक्सेसफुली वो उसकी स्ट्रेटेजी बना लेता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है। ये उसका क्या है, उसका जो एक्चुअल लर्निंग का नॉलेज है वो ये है इस वक्त। अब देयर इज वन गेम, एक गेम ऐसी है जो उसको उसने कभी नहीं सीखा। ये कार्ड गेम है जिसको यूगी-ओ कहा जा रहा है जी। मोमन को पता है कि उसके भाई को ये गेम खेलना आती है। मोमन सीखना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कहाँ से शुरू करे। वो अपने भाई के पास जाता है हेल्प के लिए, अली के पास। अली मान जाता है और वो उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मोमन की लर्निंग हो रही है, वो जो उसको उसका साथी, उसका भाई उसको सिखा रहा है, तो असल में वो क्या कर रहा है, उसको वो जीपीडी से गुजार रहा है। जीपीडी से जब वो गुजर जाएगा तो वो कहां पर पहुंच जाएगा, हाई पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा, जो उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है। ये देखिए, इन जीपीडी मोमन इज डूइंग समथिंग रिक्वायरिंग द नी हेल्प ऑफ समवन मोर कैपेबल, कि इसमें उसको और ज्यादा बेहतर बंदे की जरूरत थी, तो वो उसने हेल्प ली है। विदाउट अलीज हेल्प मोमन वुड नॉट बी एबल टू प्ले गेम। अली की हेल्प के बगैर तो वो इसकी गेम ना खेल सकता। इवेंचुअली मोमन विल लर्न द गेम वेल एनफ टू प्ले द गेम बाय हिमसेल्फ। अब वो सीख गया गेम और अब वो खुद भी गेम खेल लेता है। वंस मोमन लर्न्स, ये गेम जब उसने सीख ली, द स्केल मूव्स आउट ऑफ जीपीडी रीजन एंड इज एडेड टू ऑल अदर गेम्स मोमन प्लेइंग इंडिपेंडेंटली। अब मोमन की ये वाली गेम के ऊपर भी मास्टर्ड हो गया है। अब वो किस जगह पर स्टैंड कर रहा है, उसका एक्चुअल नॉलेज इस जगह पर स्टैंड कर रहा है जिस जगह पर कभी उसने टारगेट किया था कि मैं पहुंचूंगा पोटेंशियल तक, यानी कि वो जीपीडी के जरिए उस लेवल तक पहुंच गया, उस स्पोर्ट के जरिए वो उस लेवल तक पहुंच गया। अब उसका जो स्टैंडिंग पॉइंट है वो जीपीडी के अलावा, अब उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अब उसका स्टैंडिंग लेवल ये है कि उसे बहुत सारी गेम्स के साथ ये कार्ड वाली गेम भी आती है। अब वो इससे ऊपर जाएगा और इससे ऊपर जाने के लिए उसको फिर एक जीपीडी से गुजरना पड़ेगा। एक और कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर मुतारफ करवाया था जी, स्कफ फोल्डिंग का। ठीक है जी। स्कफ फोल्डिंग के लिए ये साहब विक्टास्की जो है ना, कहते हैं कि टीचर का role of teachers and others in supporting the learner's development and providing support structures to get to the next stage or level। आपका ये एक स्ट्रक्चर है, आपका एक लेवल है जिसके जरिए आप स्टूडेंट को हेल्प के जरिए गुजारते हैं अगले लेवल तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अ नॉलेजेबल पार्टिसिपेंट, एक बंदा ऐसा है जिसके पास नॉलेज है, कैन क्रिएट बाय मीन्स ऑफ स्पीच एंड सपोर्टिव कंडीशंस in which the student can participate in and extend current skills and knowledge to a high level of competency। स्कैफोल्डिंग क्या है, हेल्प करने की एक टेक्निक है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास वो अहलियत है, अब वो उस बंदे के लिए या तो वो मदद कर रहा है या उसके लिए ऐसी कंडीशंस पैदा कर रहा है कि वो भी अपनी जो मौजूदा स्किल्स हैं उनके अंदर जो आपके पास स्किल है उसको शामिल करके उस लेवल, अपने कॉम्पिटेंसी के लेवल को बढ़ा ले। In educational context, scaffolding is an instructional structure whereby the teacher models the desired learning strategy or task, then gradually shifts the responsibility to the student। फिर वो स्टूडेंट पर responsibility shift कर देता है। हम एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात यूं करते हैं कि ये एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क है, लेवल है,
کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو कुछ मॉडल करके देते हैं कि ये मैं आपसे सीखना चाहता हूं. अब फॉर एग्जांपल वो दर्जा सिफर पर खड़ा है, आप उसकी मदद करना शुरू करते हैं, आहिस्ता 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 वो 5वें दर्जे पर पहुंच जाता है, उतना ही आप अपने स्पोर्ट का लेवल कम करते जाते हैं. इसकी मिसाल सुने, आप बच्चा जाता है, आप भी इस दौर से गुजरे होंगे जब तख्तियां हम लिखते थे ना तो टीचर हमें पूर्णे डाल के देते थे, या आज टीचर जो है ना स्टूडेंट की कॉपी पर जो है ना वो डॉट्स डाल देते हैं. अब क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट हमारे पास वो डॉट्स के ऊपर कलम फेर के अल्फाबेट्स लिख रहा है ना, उसकी जो उसको उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम स्कफ फोल्ड कर रहे हैं. अब जब वो कलम फेरना सीख गया है, अब हम अपनी स्पोर्ट का लेवल चेंज कर देते हैं. अब हम ना उसको जो है वो डॉट्स नहीं डाल के देते, अब हम उससे सिर्फ एक पॉइंट डाल के देते हैं कि यहां से आपने शुरू करना है, ये दरमियान पे आएगा, गोल यहाँ पे करना है और यहाँ पे आपने खत्म कर देना है. ये सिर्फ 3 डॉट्स आपने उसको डाल के दिए. अब उसने इनको मिलाना शुरू कर दिए. अब आप जब वो इस कैपेबल हो गए, अब आप अपनी इसका फोल्डिंग का, अपनी हेल्प का अपना जो लेवल है उसको फिर खत्म कर देते हैं. आप सिर्फ उसको नुक्ता आगाज देते हैं और नुक्ता इख्तिताम पे 2 डॉट्स डाल देते हैं. वो इस पे भी अबूर हासिल कर गया. अब आप उसे बताते हैं लाइंस का सिर्फ कि ये लाइंस इनके ऊपर आपने लिखना है, अब वो इसके ऊपर लिखना शुरू कर देगा. तो यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप अपना स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडलिंग जो है ना उसको चेंज करते हैं, स्पोर्ट के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं और स्टूडेंट जो है ना इन लर्निंग की कैटेगराइजेशन से गुजरता जाता है. ये इसका फोल्डिंग की जो यहाँ पर है कि प्रोवाइड सपोर्ट, एक्सटेंड द रेंज ऑफ व्हाट अ लर्नर कैन डू, ये उसकी रेंज को एक्सटेंड करती है कि लर्नर कर क्या सकता है. अलाउज द लर्नर टू अकम्प्लिश टास्क अदरवाइज इम्पॉसिबल, ऐसे टास्क करने में स्टूडेंट की मदद करती है जो अगर वो स्कफ फोल्डिंग ना हो तो वो नहीं कर सकेगा. यूज्ड ओनली व्हेन नीडेड, ये सिर्फ उस वक्त यूज की जाती है जब इसकी जरूरत होती है. An example of scaffolding in classroom setting would include a teacher first instructing her children on how to write a sentence using comma and conjunction. As the week goes on, she has her student practice writing these sentences with peers, give student feedback, and eventually has the kids to complete this skill without her guidance. पहले वो सिखाती है कि कॉमास और कंजक्शन कैसे लगा के सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं. जैसे जैसे वो हफ्ता गुजरता जाता है तो वो अपनी सपोर्ट को कम करती जाती है, बदलती जाती है और आखिर में देखती है कि वो उसके स्टूडेंट उसकी गाइडेंस के बगैर भी लिखना शुरू कर देते हैं. तो ये हमारी जो है स्कैफोल्डिंग की टेक्निक है. ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से. अब हम देखते हैं कि इन दोनों को मुवाजना कैसे किया जाए, पियाजे का और विगोट्स्की का. बोथ एग्री चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर हु एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज. यहाँ पर ये दोनों एग्री करते हैं. ये सब कहते हैं जी कि थिंकिंग डेवलप्स इन रिकॉग्नाइजेबल स्टेजेस व्हिच डिपेंड ऑन नेचुरल मैच्योरेशन. नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर जो जो अल्लाह ताला ने किसी बच्चे को सलाहियतें दी हैं उसके जरिए वो रिकॉग्नाइजेबल स्टेजेस जो उसने 4 तय किए हैं उनके जरिए से ही अपनी थिंकिंग को डेवलप करता है. डेवलपमेंटल थिंकिंग इज डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज एंड कल्चर. थिंकिंग की डेवलपमेंट जो है ना जी वो लैंग्वेज और कल्चर पर डिपेंडेंट है. आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो जितनी जिस हद तक अच्छी होगी, जिस हद तक होगी, उस हद तक आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगी. रोल ऑफ टीचर इंपॉर्टेंट बट यूज ऑफ मोर एक्सपर्ट अदर नॉट सेंट्रल. ठीक है जी, कि आप कहते हैं टीचर, ये प्याजे कहते हैं रोल ऑफ टीचर सही है, जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है. लेकिन ये कहते हैं कि रोल ऑफ टीचर या मोर एक्सपर्ट अदर, यानी कि जिसको ज्यादा नॉलेज है, सीन एज फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये कहते हैं इसका होना जरूरी है. अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है, उसके सामने एक लैंग्वेज को बोलने वाले एक्सपर्ट लोग या उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग ही नहीं है, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट लैंग्वेज के अंदर, उसकी लैंग्वेज कैपेसिटी, उसकी स्किल्स, किसी खास महारत में कुछ भी हो सकता है जिसके उसको सोशल इंटरेक्शन नहीं है, उसमें वो उसको सही से नहीं सीख सकता. Readiness is central concept in education. Children need to be ready to progress in their learning. ये कहते हैं कि readiness जरूरी है और ये कहते हैं कि readiness जरूरी नहीं है, ZPD जरूरी है. स्कैफोल्डिंग इज नॉट अ की कंसेप्ट. इसके पास स्कैफोल्डिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है. यहाँ पर इसने सेंट्रल कंसेप्ट किया है उसको. लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. लैंग्वेज जो है ना, जब बच्चा, हम कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ना जी उसकी वसी हो गई है, ज्यादा बड़ी हो गई है, तो हम शो होता है कि इसकी जो अचीवमेंट वो है, स्टेज है,
वो ये वाली है, वो प्री ऑपरेशनल से फॉर्मर ऑपरेशन पर चला गया है। लेकिन ये कहता है कि वो खुद लेवल नहीं है। लैंग्वेज हेल्प्स टू डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज, लैंग्वेज भी एक टूल है कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने वाला। ये चंद इनके वो थे आपस में के अंदर तजादात थे कि एक दूसरे से ये डिफर कैसे करते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इसकी, ये आपके सामने है, इसको आपने एक नज़र पढ़ लेना है। इन इम्प्लीमेंटेशंस को ही ज़्यादा वही चीज़ है जो हमने पीछे डिस्कस कर ली है, कोई सच इसके अंदर मजीद केमिस्ट्री नहीं है। तो ये आज का हमारा सेशन था डियर्स। इसके ऊपर आप किसी का कोई क्वेश्चन है विक्टोर्स्की की थ्योरी के ऊपर तो यू मे आस्क नाउ। ओ इकबाल साहब, रियली सॉरी आपका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया। तो मुझे लेक्चर से ज्यादा ये अफसोस है यार, अब यही तो टाइम होता है बंदे का बातचीत करने का है, तो अब आपका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया। सो लगाएं पैकेज बच्चे, एंजॉय करें। लेक्चर भी डाउनलोड करना है अभी आपने। सदफ सिंह, आज कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं? सदफ आप नहीं थी क्लास में आज। हिस्ट्री की जरूरत नहीं है ज्यादा, बस ये रशियन था ये याद रखें, दैट्स इट। और इसका एरा थोड़ा सा याद कर ले। फाइन। इज देयर एनी न्यू पार्टिसिपेंट? आई वाज सीइंग कुछ नए पार्टिसिपेंट हमारे पास थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, वुड यू लाइक टू शेयर? यहाँ पर हमारे पास आज उस्मा नाज थी, शायद उस्मा अनवर शायद थी एक पार्टिसिपेंट। इज शी इज स्टिल देयर और नॉट, या थक के या दरमियान से थक के भाग गई? हमारे यू ओनली नीड इसके स्कूल डिपार्टमेंट का, स्कूल डिपार्टमेंट ज्यादा लंबा नहीं है, उसको तो आप सिर्फ निकाल लेंगे। सदफ, हमने आज जो डिस्कस किया है वो है जी विक्टोर्स्की की थ्योरी एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। साइकोलॉजी फ्रीहा के दिमाग के ऊपर से गुजर गई। फ्रीहा, प्लीज इसको जो जो लेक्चर्स हुए हैं अगर आपने स्टार्ट से सुने हैं तो उनको स्टार्ट से सुने, नहीं सुने तो उनको दोबारा सुने, अगर सुने हुए हैं तो एक दफा फिर सुने। आई हैव टॉक्ड अबाउट इन अ लॉट ऑफ सिंपल वे, कोई टेक्नोलॉजी टेक्निकलिटीज इस्तेमाल नहीं की। इवन जो हम अनिला खुशनूद हैं, ये आई थिंक बिलोंग करती हैं इससे साइकोलॉजी से, का अप्लाइड साइकोलॉजी में है शायद मास्टर्स। तो वो हमें बेहतर बताएंगे कि हमने बहुत सिंपली जो है ना ये देखे, हालांकि ये तो एक बड़ा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। हाँ फाइन। एक एक लाइन में डिफरेंस फ्री है, किस चीज का आप पूछ रही हैं? सारे लेक्चर्स शेयर हैं राशिद, आई हैव शेयर्ड ऑल द लेक्चर्स। वीडियोस आई हैव देयर, आई थिंक जो वो लिंक भेजा जाता है उसके अंदर आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियो डाउनलोड हो रही है तो आप काइंडली तारक साहब से बात करें। एक्चुअली उसमें ये स्लाइड्स के साथ पूरी की पूरी हमारी वीडियो जो है ना जी वो डाउनलोड होती है, जो हम आपको लिंक सेंड करते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा तो प्लीज, जिसका ये नहीं हो रहा तो वो तारक साहब से, वीडियो होती है सर। फाइन, ओके गुड। डाउनलोड